प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर आज काशी पहुंचेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर विमान से उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज जाएंगे और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको बता दूं कि तीसरी बार मोदी 3.0 होने के बाद ये उनका पहला दौरा है अपने लोकसभा क्षेत्र बनारस में। इस दौरान पीएम किसान सम्मान योजना के तकरीबन 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 17वीं किस्त के रूप में जारी भी करने वाले हैं। इसमें वाराणसी के 2,74,615 किसान भी लाभान्वित होंगे। इसके साथ पीएम कृषि सखी के रूप में मान्यता प्राप्त 30,000 से अधिक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। किसान सम्मेलन के बाद सड़क मार्ग से दशाश्वमेध घाट जाएंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे पीएम मोदी। साथ ही साथ रात 8 बजे श्री काशी विश्वनाथ धाम में विधिवत पूजन अर्चन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए, स्वागत की तैयारी भी कर ली गई है। जगह जगह ढोल नगाड़े, डमरू दल और शंखनाद तैयार है। तो क्योंकि ये उनका पहला दौरा है अपने तीसरे कार्यकाल का अपने ही लोकसभा क्षेत्र में, तो उसको लेकर अब बनारस तैयार नजर आ रहा है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी शपथ लेने के बाद पहली बार काशी पहुंच रहे हैं, तो वहीं काशी भी अपने पीएम के स्वागत के लिए खासा तैयार है। देखिए ये रिपोर्ट उस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 18 जून 2024 को वाराणसी में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कार्यभार संभाला तो सबसे पहले देश के किसानों को सम्मान निधि योजना का तोहफा ही दिया था और किस्त के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किए थे। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त में 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित हुए 30,000 से अधिक SHG को पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने के लिए प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा, ताकि वे पैरा विस्तार कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर सकें और साथ ही किसानों की खेती में मदद भी कर सकें। मोदी 3.0 में किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी हो रही है, जहां पर 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने वाला है, तो वहीं किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का फायदा होने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की। पीएम वाराणसी जाकर किसानों के खाते में सम्मान निधि के पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं, लेकिन इस योजना से अब तक कितने लोगों को लाभ पहुंचा है, एक बार जरा वो भी देख लेते हैं। दरअसल इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुई थी और अब तक इस योजना की 16 किस्तें जारी हो चुकी हैं। हर साल 3 किस्तों में किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं और इस योजना से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3 करोड़ 4 लाख रुपए से अधिक का लाभ मिल चुका है। 18 जनवरी को पीएम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वाराणसी आएंगे। शाम 4:15 पर वाराणसी से ही किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे और 6:15 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन और दर्शन करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और एक बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां बीजेपी पार्षद दल का प्रदर्शन होना है। आज निगम मुख्यालय के सामने बीजेपी पार्षद दल करेगा प्रदर्शन। जल संकट की समस्या, अमृत मिशन में लेट लतीफी को लेकर ये प्रदर्शन होना है। इसकी जानकारी पहले ही निकलकर सामने आ गई थी खैर कि भाजपा पार्षद दल का प्रदर्शन किया जाएगा। आज की तारीख में भाजपा पार्षद दल का प्रदर्शन होना है। महापौर कक्ष में ढोल नगाड़ा बजाकर करेंगे प्रदर्शन, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मांगे हैं जल संकट की समस्या और अमृत मिशन में लेट लतीफी, मुख्य तौर पर यही मांगे हैं। लेकिन इस पूरी खबर पर क्या अधिक जानकारी है, इसके लिए सीधा रुख करूंगी मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का। रायपुर से जुड़ गए मेरे साथ रोहित। आज बीजेपी पार्षद दल का बड़ा प्रदर्शन है, ढोल नगाड़े लेकर पहुंचने वाले हैं वहां पर, क्या मांगे उनकी?
अंजलि देखिए, हर साल ये वादा किया जाता है, ये कहा जाता है कि शहर को टैंकर मुक्त कर दिया जाएगा, टैंकर से पानी की सप्लाई नहीं होगी। लेकिन जब गर्मी का समय आता है, भीषण गर्मी होती है मई जून की, तब टैंकरों के माध्यम से ही शहर की आपूर्ति की जाती है। और ऐसे में मेन लाइन खराब हो जाना, टंकियां खराब हो जाना, टंकियों में सप्लाई की लीकेज होना जैसे कई समस्या होती है, जिससे आम लोग त्रस्त हो जाते हैं, पानी के एक एक बूंद को तरसने लगते हैं। और इसी को ये घटनाक्रम इस बार भी रायपुर नगर निगम में देखने को मिला है, क्योंकि अब जल संकट गहराता जा रहा है और कई जगह पर भूस्तर का जल जो है वो बहुत नीचे चला गया है। तो इसी को लेकर भाजपा पार्षद दल आज प्रदर्शन करने वाले हैं निगम मुख्यालय के सामने। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में वो पहुंचेंगे, जहां पर ढोल नगाड़े भी होंगे और उसे बजाकर जो महापौर है उनको जगाने का प्रयास जो है भाजपा पार्षद दल करेगा और बड़ी संख्या में भाजपा पार्षद दल वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे और उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर जल संकट है, राजधानी में पानी की समस्या है और उसी समस्या को लेकर आज महापौर को जगाने के लिए भाजपा पार्षद दल और कुछ ट्रेजर आइलैंड की राशि बकाया होने की भी ऐसी भी कुछ खबर है, उस पर क्या अपडेट्स है रोहित? बिल्कुल, देखिए वो मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि उस पर कई व्यापारियों जो है वो जुड़े हुए हैं और जो भाजपा पार्षद दल है वो साफ तौर पे कह रहा है कि अगर 17 करोड़ रुपए का टैक्स बन रहा है तो उसे घटाकर क्यों 2.5 करोड़ रुपए ही कर दिया गया, 15 करोड़ रुपए क्यों उस पर कमी की गई, जबकि टैक्स जो है वो 17 करोड़ रुपए बन रहा है। तो उस मुद्दे को लेकर भी पिछले दिनों भी उन्होंने महापौर से मुलाकात कर इस मुद्दे को बताया था। आज एक बार फिर से ये भी मुद्दा गूंजने वाला है। तो कई मुद्दे हैं जिस पर भाजपा पार्षद दल प्रदर्शन करेगा। बिल्कुल रोहित, इस जानकारी के लिए तो शुक्रिया आपका, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो देखिए वैसे तो आज प्रदर्शन का मौसम रहने वाला है, लेकिन क्या मौसम का हाल रहने वाला है असल मायनों में, उसके लिए आपका रुख करूंगी। तो देखिए छत्तीसगढ़ में बदला है मौसम का मिजाज, सुकमा से अब बीजापुर तक पहुंचा मॉनसून, 4 दिनों के बाद रायपुर की ओर बढ़ेगा मॉनसून, ये बड़ी अपडेट भी निकलकर सामने आ रही है। और 26 जून के बाद जोरदार बारिश होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में वैसे तो भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, जनता परेशान है। लेकिन मॉनसून से जुड़ी ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि सुकमा से बीजापुर तक पहुंच चुका है मॉनसून और 4 दिनों के बाद रायपुर की ओर भी बढ़ने वाला है मॉनसून, जहां 26 जून के बाद अब जोरदार बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ मौसम पर यह बड़ा अपडेट है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मौसम की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मौसम की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां ग्वालियर चंबल में गर्मी से लोग परेशान हैं, जबलपुर छिंदवाड़ा समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी है, तो वहीं रायसेन में 27, छिंदवाड़ा में 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो देखिए ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश के मौसम से कि 2 तरीके का मिला जुला सा मौसम देखने को मिल रहा है। ग्वालियर चंबल में भीषण गर्मी पड़ रही है। खबर ये भी मिल रही थी ग्वालियर चंबल से कि अभी भी 3 लोगों के मौत की खबर है। तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी जानलेवा तो साबित हो ही रही है। जबलपुर छिंदवाड़ा समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन उसी के साथ साथ कई जिलों में बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम पर अपडेट्स लेने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे 2 सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से और रोहित मिश्रा रायपुर से। सूरज, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, मौसम वैज्ञानिक के साथ आप मौजूद हैं, उनसे जानिए जरा कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या रहने वाला है आगे का मौसम। अंजलि देखिए, जिस तरह से मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कल भी बारिश हुई है और बारिश होने के आसार है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी तापमान 45 डिग्री के पार है। मौसम वैज्ञानिक VS यादव जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। सर, मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं, बारिश कहीं पर तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा 45 डिग्री तक तापमान है, क्या? जैसे कि आप देखेंगे अभी अपना दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास से मॉइस्चर आ रहा है, तो बादलों की आवाजाही हो रही है और बारिश की स्थिति बन रही है, तो उस वजह से वहाँ पे तो टेम्परेचर नीचे हैं। लेकिन अपना नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया देखेंगे, चंबल वगैरह, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली वगैरह में अभी भी टेम्परेचर 45 के ऊपर बना हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं, चित्रकूट सतना में 46.5 दर्ज किया गया, पृथ्वीपुर निवाड़ी में भी 46 है, ग्वालियर में 45 और सतना में भी 44.9, 45 के आसपास ही चल रहा है। और ये टेम्परेचर लगभग 2 दिन ऐसे ही बने रहेंगे ऊपर की स्थिति में। लेकिन नीचे की बात करें, दक्षिणी मध्य प्रदेश और मध्य क्षेत्र जो है उसमें बारिश की स्थिति अच्छी बनी हुई है। कहीं कहीं पे बारिश अच्छी हो सकती है अभी लगातार 2 दिनों में, क्योंकि मॉइस्चर आ रहा है उसके वजह से। लेकिन अभी मानसून इसको नहीं कह सकते कि मानसून के लिए जो विंड होनी चाहिए सेटअप दक्षिण पश्चिमी, वो नहीं हो पा रही है अभी।
सर मानसून मैप से जरा बताइए कि मानसून में क्या अपडेट है मानसून, क्योंकि लगातार कितने दिन से आप बता रहे थे। हाँ, ये देखिए 10 तारीख को बॉम्बे पहुंच गया था, एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वहाँ पे जो 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक उसी जगह पे है जो उसकी लाइन जो रहेगी नवसारी, रत्नागिरी और सुकमा होते हुए जा रहा है। ये पोजीशन अगला कोई भी अगर वेदर सिस्टम अभी नहीं है कारगर जो अपने मॉइस्चर को बे ऑफ बंगाल साइड से करे। पोजीशन जो डैप दिख रहा है इसी तरफ से है। आगे अगर कोई वेदर सिस्टम बनता है तो ही ये इसके आगे बढ़ने के आसार है। जैसे 7 दिन तो हो चुके हैं ऑलरेडी और अभी उम्मीद कर रहे हैं कम से कम 6 दिन तो और लगेंगे। इसके अलावा कुछ अभी अपडेट नहीं है इस पर। तो जैसी उम्मीद थी सर कि मानसून पहले आने वाला है, उस उम्मीद के अनुसार इस बार मानसून देरी से आएगा। हाँ, मानसून पिछले साल भी लगभग देखेंगे तो 25 जून को टच कर पाया था, 24 को एमपी में एंटर हुआ था, 25 को पूरे प्रदेश को कवर कर पाया था। लगभग अभी भी स्थिति वैसी ही बन रही है। 25 जून तक आने की संभावना लग रही है। हाँ, 24-25। जो वेदर सिस्टम सर अपडेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई दिन से आप बता रहे हैं ये जो ब्लू लाइन है यहीं पर रुकी हुई है वेदर सिस्टम की, मध्य प्रदेश के पास है लेकिन मध्य प्रदेश के को टच नहीं कर पा रही। तो क्या कारण है, क्यों वेदर सिस्टम अपडेट नहीं हो पा रहा है? नहीं, जैसा कि अब वेदर सिस्टम तो अपने बनाने बे ऑफ बंगाल वगैरह में कोई लो प्रेशर सिस्टम बनता है और फिर 3-4 दिन में शिफ्ट होकर मूव करता है। अभी फिलहाल कोई भी सिस्टम नहीं है। जो सिस्टम है अरेबियन सी में बना हुआ है, एक अपना अरेबियन सी और सौराष्ट्र के आसपास बना हुआ है, उसके वजह से मॉइस्चर आ रहा है। और इस तरह अगला बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है उसमें एडवांसमेंट कुछ भी नहीं है। बारिश कहाँ कहाँ होने की संभावना है अभी आजकल की अगर बात करें? बारिश की स्थिति देखेंगे तो लगभग पूरे प्रदेश की बात है, लेकिन जहाँ डार्क ग्रीन दिखा हुआ है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। जैसे भोपाल पूरा, हाँ जी, भोपाल पूरा भोपाल संभाग और नीचे खंडवा बुरहानपुर वगैरह में अच्छी बारिश की उम्मीद है। उसके अलावा भी हवा की गति भी कम से कम 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रह सकती है। ये लगभग पूरे प्रदेश में ही स्थिति बनी हुई है और अपना खाली जो नॉर्थ ईस्ट और ग्वालियर, भिंड यहाँ पे हीट वेव की स्थिति है। जी अंजलि, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश की भी संभावना है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हीट वेव यानी तापमान भी लगातार जिस तरह से 40 से 45 डिग्री के बीच है वो भी बरकरार रहने के अनुमान मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं। ये भी है कि 25 जून तक पहुंच जाएगा मॉनसून मध्य प्रदेश में। और साथ ही साथ वीएस यादव जो मौसम वैज्ञानिक है वो सुकमा का भी नाम ले रहे थे रोहित। वो बता रहे थे कि सुकमा से गुजर रही है मतलब ब्लू लाइन, तो मॉनसून वहां तक पहुंच चुका है। लेकिन रायपुर में अभी भी मॉनसून ने दस्तक नहीं दी है। छत्तीसगढ़ के मौसम पर क्या कुछ अपडेट्स है रोहित? बिल्कुल अंजलि, देखिए सुकमा जो पड़ता है वो बस्तर में पड़ता है और बस्तर के रास्ते ही जो हमेशा मानसून है वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। तय समय से 4 दिन पहले सुकमा के रास्ते मानसून प्रवेश तो किया, लेकिन वो सुकमा से जहां बीजापुर पहुंचा तो बीजापुर और सुकमा की दूरी बहुत कम है तो वहीं पर फंस चुका है। वहां पर जिस प्रकार से वीएस यादव भी बता रहे थे कि उस तरह का सिस्टम नहीं बन पा रहा है कि वहां पे बारिश हो, बारिश होने से नमी जो है वो फैले और फिर वो बादल को आगे की ओर जो है वो ढकेले, तो ऐसा सिस्टम वहां पर नहीं बन पा रहा है वहां, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है पूरा बस्तर संभाग को कवर करने में। मॉनसून को जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक करते हैं 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन अभी 10 दिन का समय हो चुका है, वहीं पे बस्तर ही कवर नहीं हो पाया। जब बस्तर कवर होगा तो उसके बाद में फिर वो बिलासपुर, रायपुर, उसके बाद सरगुजा की ओर बढ़ेगा। तो ऐसे में माना जा रहा है क्योंकि सिस्टम बन नहीं पा रहा है, वहां पे पानी जिस हिसाब से गिरना चाहिए उस हिसाब से गिर नहीं पा रहा है, इसके कारण से ये समय लग रहा है और ये देरी अभी मौसम पर तो केवल संभावनाएं जताई होने जाती है। मौसम की तो फितरत ही है बदलते रहने की। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। बड़ी खबर मिल रही है सागर में चल रही बस संचालकों की हड़ताल से जुड़ी हुई। सागर मुख्यालय से जाने वाली सभी बसें बंद हैं। बसें बंद होने से लोग परेशान हो रहे हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं और बस ऑपरेटर्स पुराने बस रूट से बसें चलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो सागर में बसों की हड़ताल 6वें दिन भी जारी है। बसें बंद होने से जिले में हाहाकार मचा हुआ है, यात्रियों को हो रही है काफी परेशानी और बसें बंद होने से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। किराना, मेडिकल सेक्टर सहित काफी सारे व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही साथ बस ऑपरेटर्स की ये मांग है कि पुराने रूट से ही बसें चलाई जाए। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी परशुराम साहू सीधा सागर से। परशुराम, हम देख रहे हैं कि बस हड़ताल जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्या कुछ इनकी मुख्य मांगे हैं? जी बिल्कुल, हम बता दें कि आज बस ऑपरेटर्स की हड़ताल का आज 6वां दिन है। 6वां दिन होने के कारण जो लगातार यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। सागर मुख्यालय से ऐसी तमाम बसें जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं, अब आज से जो है कॉलेज भी लगना शुरू हो गए, स्कूल भी शुरू हो गए, तो बच्चों को भी काफी परेशानी जा रही है। सागर से हम बता दें कि करीब आधा दर्जन बसें जो है नागपुर इलाज के लिए वहां से मरीज जाते हैं तो वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बस ऑपरेटरों का यही कहना है कि पुराने रूट से बसें चलाई जाएं। बिल्कुल परशुराम, यात्रियों को परेशानी हो रही है, कब तक ये हड़ताल खिंचेगी? क्या प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया, कोई बातचीत जारी है?
जी, जिला प्रशासन ने केवल वैकल्पिक तौर पर सिटी बसों को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना शुरू किया है। जिस रूट पर 1 दर्जन बसें एक दिन में जाया करती थी, वहां पर केवल जिला प्रशासन ने 1 बस भेजने का इंतजाम किया है, जो कि नाकाफी साबित हो रहा है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हड़ताल जो अनिश्चितकालीन रहेगी। ठीक है परशुराम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बलौदा बाजार से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भड़की हिंसा की आग पर अब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। बीजेपी के बनाए जांच दल ने शहर का दौरा कर हिंसा के बाद की स्थिति का जायजा लिया, तो आज कांग्रेस इस मामले पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। उधर कांग्रेस के इस प्रदर्शन से निपटने के लिए प्रशासन ने बलौदा बाजार में धारा 144 लगाकर भीड़ को रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। क्या कुछ पूरी अपडेट्स है, समझिए इस रिपोर्ट से। 10 जून को हुए बलौदा बाजार हिंसा मामले में बीजेपी द्वारा गठित जांच दल ने बलौदा बाजार पहुंचकर हिंसा स्थल की जांच पड़ताल की। साथ ही बीजेपी का जांच दल वहां भी पहुंचा, जहां से ये विवाद शुरू हुआ था। जांच दल में शामिल नेताओं ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और पूरी हिंसा के बारे में आम लोगों से जानकारी ली। भाजपा के जांच दल के संयोजक मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि हमने अमर गुफा के पुजारी से विस्तृत चर्चा की है। समाज को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है, इसमें असामाजिक तत्वों का हाथ है। साथ ही उन्होंने बयान देते हुए इस समाज को बदनाम करने के लिए कांग्रेसियों का षड्यंत्र से बता डाला है। ये समाज को बदनाम करने के लिए ये बहुत बड़े साजिश है। इसमें हाथ जो उपद्रवी तत्व है उनका भी हाथ है, और इसका पूरा डिटेल जांच कर लेंगे तो स्पष्ट रूप से बताएंगे आप लोगों को। बलौदा बाजार मामले में भाजपा द्वारा गठित टीम की जांच को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि संगठन के लोग वहां के लोगों से मिलेंगे, वहां के हालात को जानेंगे, उसके आधार पर रिपोर्ट पेश करेंगे। बलौदा बाजार की घटना को लेकर सरकार गंभीर है और पार्टी ने भी इस घटना को गंभीरता से ले लिया है। देखिए, ये सारा कुछ तो षड्यंत्र किया हुआ है कांग्रेस का। बलौदा बाजार की घटना में सब कुछ किया धरा है कांग्रेस का, और कांग्रेस ने इस प्रकार की स्थिति निर्मित की है। कांग्रेस की मंशा शुरू से ये स्पष्ट है, और ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। बलौदा बाजार हिंसा को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसके जवाब में कांग्रेस बलौदा बाजार हिंसा का जिम्मेदार सरकार और प्रशासन को ठहरा रही है। कांग्रेस के जांच दल ने पहले ही बलौदा बाजार का दौरा करके इस हिंसा के लिए सरकार और प्रशासन को दोषी ठहराया है। एक बार फिर कांग्रेस ने इस हिंसा को लेकर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी बलौदा बाजार की घटना को दुर्भाग्यजनक बताया है। साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर प्रदर्शन करने की बात भी कही है। देखिए, अपनी ही सरकार पर विश्वास नहीं है। जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, जांच वही कराती है। तो क्या सरकार के जांच पे भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है, इसलिए एक कमेटी बना के भेज रहे हैं? ये तो राजनीति करने का तरीका है, और खासकर हमारे अनुसूचित जाति वर्गों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की हमेशा पॉलिसी रही है, और अनुसूचित जाति को प्रताड़ित करने का हमेशा से इनका काम चलते रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बलौदा बाजार की घटना के लिए जांच दल का संगठन के द्वारा बना के भेजा जाना बेहद ही हास्यास्पद है और आश्चर्यजनक है। राज्य में आपकी सरकार है, सारी मशीनरी आपके पास में है, तो पार्टी को सरकार पे भरोसा नहीं है, या पार्टी को ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के नियंत्रण में शासन प्रशासन नहीं है? सरकार में बैठे हुए लोग, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इतने सक्षम नहीं है कि उस घटना की निष्पक्ष जांच करवा पाएंगे, इसीलिए पार्टी ने अलग से जांच टीम बनाया है। एक तरफ कांग्रेस जहां बलौदा बाजार हिंसा को लेकर आने वाली 18 जून को प्रदर्शन करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने बलौदा बाजार में 20 जून तक धारा 144 बढ़ा दी है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश भर में होने वाले कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरीके से होता है और कब तक बलौदा बाजार मामले को लेकर राजनीति होती रहेगी। वहीं बीजेपी के जांच दल की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट।